अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो है वो कवर करेंगे। एपी जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है ना। वैसे तो चैप्टर एक क्वेश्चन से ज़्यादा कवर नहीं करता, एक क्वेश्चन आता है एपी का और बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर देखेंगे इसमें तो क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है फॉर्मूले की। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एपी में कौन से दो फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म का फॉर्मूला है और एक सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है। तो इसके लिए इस चैप्टर के लिए हम सिर्फ एक वीडियो में ही पूरे पार्ट को, जितने भी क्वेश्चन क्रिएट होंगे, जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होगी वो हम इसके अंदर कर देंगे कवर। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक जनरल ऐड और सब्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, ये सिर्फ अरिथमेटिक कहलाता है। तो हम बेसिकली बात किसी करते हैं प्रोग्रेशंस की। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा प्रोग्रेशंस, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एक रेगुलर पैटर्न ऑफ द नंबर्स अरेंज्ड इन सीरीज। क्या प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी किसी भी नंबर्स को, ग्रुप ऑफ नंबर्स को आपने एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर दिया एक सीरीज के फॉर्मेट में, तो वो प्रोग्रेशंस कहलाता है। तो प्रोग्रेशन जो होते हैं ना हमारे, ये तीन तरह के होते हैं। ठीक, एक प्रोग्रेशन हम लोगों ने स्टडी कर रखा है क्लास 10th में, जो आपने बोर्ड्स एग्जाम दिए होंगे, और दो प्रोग्रेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा, तो मैं उनके बारे में एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या होते हैं वो। तो प्रोग्रेशन तीन तरह के होते हैं। पहला प्रोग्रेशन होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये तो आपके सिलेबस में है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है वो जेईई मेंस के सिलेबस में होता है, ये 12th 11th के भी सिलेबस में नहीं है, तो इसके अंदर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये दो प्रोग्रेशन जरूर बता दूंगा मैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कि बाई चांस भूले भटके, वैसे नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन बाई चांस, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 5% चांसेस रहते हैं। एक बार आ गया था क्वेश्चन, 5% चांसेस रहते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आ जाएं। तो ये होता क्या है मैं आपको बता दूंगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में तो आप फेमिलियर हो कि कोई भी हमारी सीरीज है, लेट्स सी कि 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। तो ये जो सीरीज है हमारी, इसमें आप क्या देख रहे हो कि आफ्टर अ गैप ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, यानी एक गैप के बाद 4, फिर 2 का इसमें 2 का ऐड हुआ, देन 6, देन 2 का ऐड हुआ 8। तो यानी कि हर नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है? कुछ 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है, वो क्या कहलाती है? इस तरह की सीरीज को बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसके बेसिक न्यूमरोलॉजी आपको पता होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है, देखो एपी होने की कंडीशन क्या है, पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ। एपी होने की कंडीशन ये है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये भी बता देते हैं। कि देखो इसमें एक पैटर्न बनना है ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो अगर 4 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा? 2। 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा? 2। 8 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा? 2। तो इस तरह से जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना। तो जहाँ ये चीज़ क्या कहलाती है, आपने कहा सेकंड 4th में से 2 माइनस करा, 6 में से 4 माइनस करा, 8 में से 6 माइनस करा, सब इक्वल नंबर आ रहे हैं, ये चीज़ कहलाती है हमारी कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी एपी का, अगर किसी भी प्रोग्रेशन का अगर कॉमन डिफरेंस हर बार में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो किसी भी प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म। ओके, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं क्या, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फॉर एग्जांपल A1 भी कहते हैं इसको, A भी कहते हैं।
A2, A3 एंड A4, ठीक है। तो ये A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू A4 माइनस A3 डॉट 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 इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है हमारा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। और ये स्मॉल d होता क्या है, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके, तो AP में होने के लिए कंडीशन क्या है, AP में होने की कंडीशन ये है कि इसके अंदर एक तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो किसी भी प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है तो प्रोग्रेशन क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका नोटेशन वगैरह क्या होता है। तो ये जो सीरीज चल रही है ये कहाँ तक जा रही है हमें नहीं मालूम, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये nth टर्म तक यानी कि आगे n तक जा रही है, कुछ n कोई नंबर है जिसको हम सपोज कर लेते हैं। तो इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म भी बोलते हैं और इसको nth टर्म भी बोलते हैं। ओके, दोनों चीजें एक ही बात होती है। फॉर्मूला क्या होता है, इम्प्लाइज दैट an इस तरह से इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा जनरल टर्म का या nth टर्म का। तो अगर आपसे ये कहा जाए, इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि सर an क्या है और n क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को हो सकता है 10th में ना हुआ हो क्लियर, छूट गया हो किसी वजह से, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ बेंचेस पड़ी हैं। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 30 बेंचेस पड़ी हैं, 30 बेंच यहाँ पे पड़ी हैं। ओके, मैं कहूँ ये 25वीं बेंच यानी 25 बेंच हो गई ना, तो इसमें n कितना हो गया, n हो गया 25। अब मैं ये कहूँगा 25वीं बेंच पे कौन बैठा है, 25वीं बेंच पे कौन बैठा है, जो भी 25वीं बेंच पे बैठा होगा तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा A25। ओके, जो भी 25वीं बेंच पे बैठा होगा वो हो जाएगा A25 और इन दैट केस 25 क्या है, n। तो यही डिफरेंस है इसके अंदर। nth टर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या है, nth टर्म यानी कि ये वो बच्चा है जो 25वीं बेंच पे बैठा है, कौन, n। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दैट केस, ये हो जाएगी 25, ठीक है। इसमें a क्या है, a वो है जो आपके पहली बेंच पे बैठा है, d क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, ये चीज आपको पता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, A25 एंड n दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों क्या होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो एक चीज ये हो गई हमारी an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा सम का आता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको कंपैरिजन करवाऊंगा। तो इस तरह की जो सीरीज होती है ना हमारी, वो क्या कहलाई हमारी, ये सीरीज कहलाती है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लाइक दिस 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी बता देता हूं एक बार, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो सब लोगों ने सुन रखा है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं वो भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 10 मिनट 12 मिनट ले लेता हूँ, तो एटलीस्ट नई चीज़ भी आपके समझ में आ जाएगी। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आप कर दो। अगर कोई भी सीरीज है लाइक दिस 2 4 8 16 32 64 डॉट 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 अप टू सो ऑन, तो इस तरह की सीरीज जो होती है जिसमें क्या है, देखो 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, देन 4 आया, 4 देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 आया, 8 अगेन मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 16 आया, 16 फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 32 आया, 32 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 64 आया, किससे, 2 से। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है 2, ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या, तो अगर ये T1 है, मैं A1 लिखा था ना, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है और ये T6 है। तो ये एक्चुअल में है क्या, किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू T5 अपॉन T4 विच इज इक्वल टू T6 अपॉन T5। अब जरा आप चेक करके देखो, नॉट 5 दिस इज T5। अब जरा आप चेक करके देखो कि T2 अपॉन T1 किसके बराबर है, 2 के, ये किसके बराबर है, 2 के, ये सब 2 के बराबर है ना, दिस इज दे ऑल इक्वल टू 2, इनकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये चीज जो होती है ना हमारी, ये डिफरेंस, ये रेशियो, ये है कि एक्चुअल में रेशियो है ना, रेशियो क्या होता है,
रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। तो ये एक्चुअल में है क्या, रेशियो। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ये रेशियो कहलाता है हमारा कॉमन रेशियो। ये रेशियो कहलाता है हमारा कॉमन रेशियो। तो जीपी के लिए कंडीशन क्या है, जीपी के लिए कंडीशन ये है कि इसमें कॉमन रेशियो होना चाहिए, हर बार जो कॉमन रेशियो, इनका कॉमन रेशियो सबका बराबर आना चाहिए। अगर हर सीरीज का कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये अरिथमेटिक नहीं है। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है फर्स्ट टर्म, इसमें क्या होता है फर्स्ट टर्म, इसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस, इसमें क्या होता है कॉमन रेशियो। ओके, तो मैं जनरल आपको इनसे कंपेयर करके बता देता हूं कि ये दोनों में फर्क क्या है क्या एक्चुअल में। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। सी, यहां बात करें, कंपेयर कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये हो जाएगा जीपी, ठीक है। पहली बात करेंगे हम किसकी, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म। इनका रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, फर्स्ट टर्म। एक तो फर्स्ट टर्म होता था इसमें ये तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी ए, और इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहली टर्म होती है वही रहेगी फर्स्ट टर्म। ओके, इसमें क्या आता है, इसमें आता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, स्मॉल डी से। इसमें आता है कॉमन रेशियो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप, स्मॉल आर से, ठीक है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, इसमें जो फॉर्मूला होता है हमारा nth टर्म का क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, इसमें nth टर्म की जगह इसको टी एन बोला जाता है। ये फॉर्मूला होता है इसका ए यानी कि फर्स्ट टर्म, आर यानी कॉमन रेशियो, और एन माइनस वन। एन यह है क्या है, नंबर ऑफ टर्म जो यहाँ पर है वही नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर है। ओके, इसमें दूसरा तीसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, सम का, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एन बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता था इसमें एपी का। और इसमें सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसमें सम एन का फॉर्मूला हो जाता है ए टाइम्स 1 माइनस आर रेस टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये कंडीशन कब लगेगी, ये कंडीशन जब लगेगी जब आर हमारा लेस देन 1 होगा, और यही फॉर्मूला सेम हो जाता है फिर क्या, ये अलग अलग कंडीशन पे फॉर्मूले हैं ये, ए टाइम्स आर रेस टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब देख लो निगेटिव हो जाएगा ना, तो हमें इससे अवॉइड करना है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुए, जिसमें जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह की सीरीज जो होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो गए, 2, 4, 8, 16, यानी कि हर बार जो है ना एक कॉमन रेशियो से जो है ना हर टर्म मल्टीप्लाई होती रहती है और उसकी प्रोसीडिंग यानी कि आगे चलती रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ये क्या है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसमें सीरीज कौन सी आएगी, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं। अब मैं एपी की बात कर रहा हूँ, मैं कंपेयर करके चल रहा हूँ आपको, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं है, ये चीज़ हो सकता है आप लोगों के लिए नहीं हो, है ना, ये आप पढ़ चुके हो और ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ 3 नंबर, ये 3 नंबर है ए, बी, सी, आर इन एपी। तो जब कभी 3 नंबर एपी में होंगे तो रिलेशन क्या आता है, देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी अपॉन 2। ये चीज जो होती है हमारी, ये क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं हम am, यानी कि अरिथमेटिक मीन। ओके, ये टर्म क्या कहलाएगी, am यानी कि अरिथमेटिक मीन। और अगर हम इसकी बात करें जीपी के टर्म में कि इफ a, b, c आर इन जीपी, ठीक है, तो देन यहां से कंडीशन क्या आती है निकल के, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन।
ओके, तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं। एक बार क्या होता है, एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, इसमें कॉमन रेशियो होता है, इसमें फर्स्ट टर्म सेम रहेगी। फॉर्मूला एन टर्म का क्या होता है, ये होता है, और इसमें टी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन। देखो एक ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर देखो, अगर आपसे कहा जाता है फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता था, ए प्लस 4d, यहाँ पे एन माइनस वन हो रहा है ना, और यहाँ पे कहा जाएगा फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो हो जाएगा ए आर रेस टू द पावर 4। ठीक है, आपसे कहा जाए 10 टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे ना ए प्लस 9d, तो यहाँ पे 10 टर्म बोला जाएगा तो क्या होगा, ए आर रेस टू द पावर 9, यानी कि यहाँ पर डी में से एक कम हो रहा है, यहाँ पर आर में से एक कम हो रहा है। एक ही तरह का फॉर्मूला है। दूसरा सम का फॉर्मूला, आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, एस एन इजिकल टू एन बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए फर्स्ट टर्म आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, कॉमन रेशियो आपको दे रखा होगा या एन दे रखा होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये दो कंडीशन होती हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है, 1 से कम होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और 1 से ज़्यादा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि अगर ए बी सी 3 नंबर हमारे एपी में होते हैं तो ये रिलेशन आता है 2b इजिकल टू ए प्लस सी। ठीक है, और अगर ये जीपी में हो जाएंगे तो क्या रिलेशन आएगा, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी। इतना सा डिफरेंस है दोनों में। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कंबाइंड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, है ना, ताकि जो है ना फॉर्मूले भी याद रहे और काम भी हो जाए हमारा। एपी प्लस जीपी बोथ। अगर ज़रूरत पड़ी सेकंड इसकी, मुझे लगा कि क्वेश्चंस रह गए अभी भी नहीं हो पाए इस वीडियो में, तो हम कंटिन्यू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले एपी के कुछ क्वेश्चन करते हैं, एपी में है क्या। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद रखिएगा बस, इफ 4, A1, A2, A3 and 28 are in AP। ये 3 नंबर हमें दे रखे हैं, 4, A1, A2, A3 and 28 are in AP। आपको क्या बताना है, then the value of A3, then the value of A3। ओके, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 19 एंड ऑप्शन डी कांट सॉरी डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो एपी में, एपी के अंदर कोई भी टर्म बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो फर्स्ट टर्म चाहिए होगी या कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दूं और मैं आपसे पूछूंगा ना भाई साहब 1000वीं टर्म कौन सी होगी ये बताओ, तो आप सीधा बता दोगे सर ए प्लस 999 वैल्यू पुट करके। अगर मैं कहूँगा कि 500 टर्म क्या होगी तो आप सीधा बोल दोगे सर ए प्लस 499 यानी कि क्या चाहिए आपको, या तो ए और डी दोनों चाहिए एपी की कोई सी भी टर्म बताने के लिए। तो ठीक है, यहां पे देखिए आप फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 4, और 1 2 3 4 5, यानी कि और फिफ्थ टर्म कितनी दे रखी है, A5 कितनी दे रखी है, A5 दे रखी है 28। तो यहां से देखो A5 को आप कैसे लिखोगे, A प्लस 4D, ऐसे तो लिखते हैं हम एपी के टर्म्स को, इजिकल टू 28। ए कितना है 4, तो 4 प्लस 4D इजिकल टू 28, 4D इजिकल टू 24 एंड D इजिकल टू 6। तो क्या पूछ रहा है आपसे, देखो याद रखना A2 से कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें A2 जो दे रखा है ना तीसरे नंबर पर है, तो A2 कितना होगा, A2 A प्लस 2D नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा A प्लस, सॉरी A2 नहीं पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है, A3 पूछ रहा है। तो A3 चौथे नंबर पर है, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 3D। ए आपने निकाल रखा है कितना है, ए पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 4 प्लस 3 इंटू 6 कितना आएगा 22, तो बी इज द आंसर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था ये, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं कि इसमें
कुछ टफ हो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 22। तो ओके, इसको नोट कीजिए। इतने अगले क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगा दिया, एपी के कॉन्सेप्ट में पॉलिनोमियल लगा दिया। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये दो चैप्टर कवर कर लेते हैं। मतलब कहने वाला ये नहीं कह सकता कि सर ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल में से है, ये क्वेश्चन एपी में से है। तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इनके आने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लिखते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन क्या है हमारी? x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन एपी, इसके रूट्स का में एपी में है, क्या बताना है? देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी, देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन ए +-1, ऑप्शन बी +-2, ऑप्शन सी +-3 एंड ऑप्शन डी +-4। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसके रूट्स हैं वो काहे में दे रखे हैं? एपी में। तो अब जरा इस इक्वेशन को देख के ये बताओ कि हमारे पास एक्चुअल में है क्या क्या। देखो मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन में अगर गिवन आपको पता होता है तो क्वेश्चन आधा जो है ना वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हाफ क्वेश्चन तो गिवन से ही सॉल्व हो जाता है। तो इसमें एक्चुअल में दे क्या रखा है ये देखते हैं। एक तो ये दे रखा है, लेट्स इसके जो 3 रूट्स हैं वो क्या हैं? एक हो गया अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 रूट्स हैं इसके। अब ये कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो कायम में है बेटा, इसके रूट्स हमें एपी में दे रखे हैं, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये दे रखा है 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब आपको निकालना क्या है? और कॉमन डिफरेंस निकालना है एक्चुअल में। और क्या दे रखा है? सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन है, -b अपॉन होता है ना फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा 12। ओके, ये आ गया 12। तो यहां से अगर आप देखो ध्यान से, ये किसके बराबर दे रखा है? 2 बीटा, बीटा दे रखा है एक्चुअल में, बीटा दे रखा, अल्फा प्लस गामा दे रखा है 2 बीटा के बराबर। तो अल्फा प्लस गामा को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 बीटा से। तो 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12 और बीटा इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4। ये तो आ गई बीटा की वैल्यू। ओके, क्या वैल्यू आ गई? बीटा की एक वैल्यू आ गई निकल के। आपको क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस बताना है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बीटा की एक वैल्यू आ गई। अब बाकी की जो 2 वैल्यूज हैं वो कैसे निकालोगे आप? एक तो निकालना पड़ेगा आपको अल्फा और एक निकालना पड़ेगा गामा। तो एक इक्वेशन तो हमारी कहां से आएगी? देखो इक्वेशन यहां से क्रिएट हो जाती है। बीटा निकल कर आ गया कितना? 4। तो यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये क्या हो जाएगी? इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 4 8। ये आ गई इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन कहां से निकलेगी? यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होगा? जल्दी से बताओ। C/1 है, यानी कि 39 के बराबर, 39 के बराबर होगा। यहां से आपने बीटा निकाल ही रखा है, तो कितना होगा? 4 अल्फा प्लस 4 गामा प्लस, एक जैसा लिख दिया, प्लस ये क्या है? गामा अल्फा। गामा अल्फा ये हमें नहीं दे रखा, अल्फा प्लस गामा का रिलेशन। ये कितना है? 39। ओके, तो अल्फा प्लस गामा अगेन किसके बराबर था? यहां से रिलेशन निकलेगा
4 अल्फा प्लस 4 गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू 39। बीटा हमने निकाल दिया है, तो इसको रिलेशन को भी ऐसे रहने दो, 4 टाइम्स अल्फा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 39। अल्फा प्लस गामा किसके बराबर था? अल्फा प्लस गामा हमारा बराबर था किसके? 2 बीटा के, यानी कि अल्फा प्लस गामा हमने निकाल दिया, यहाँ से देखो रिलेशन निकल कर आया था, अल्फा प्लस गामा 8 के बराबर था ना, तो ये हो जाएगा 32। तो इसका मतलब क्या होगा, गामा और अल्फा बराबर हो जाएगा किसके? 32, या माइनस हो जाएगा 39 में से 7 के। तो यहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा, गामा इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू 7 अपॉन अल्फा। ये रिलेशन निकल कर आएगा, गामा इज इक्वल टू 7 अपॉन अल्फा। यहाँ से अब आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो गामा की अल्फा की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी ना, होगी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वहां से गामा की 2 वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देख ले रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आया गामा कितना आया। एक इक्वेशन तो देखो हमारी कहाँ से मिली थी, एक इक्वेशन हमें मिली थी एपी वाली कंडीशन से, 2 बीटा इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। उसके बाद एक हमारा सम ऑफ द रूट वाले फॉर्मूले थे, तो यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, एक रिलेशन निकलेगा सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 39 आ रहा है। तो यहाँ से गामा इक्वल टू 7 अपॉन अल्फा आ गया। तो आप इसको इक्वेशन इस वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, गामा अल्फा की जगह अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, प्लस बी गामा क्या हो जाएगा 7 अपॉन गामा अल्फा इज इक्वल टू 7। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 7, यानी कि आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी इसकी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रही है भाई, यहाँ से इसकी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। तो एक रिलेशन यहाँ से निकला, एक रिलेशन यहाँ से निकला और एक रिलेशन यहाँ से निकला। ओके, तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा रूट आ रहा है निकल के, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इससे। इसको और किसी मेथड से देखना पड़ेगा, ये लेंदी मेथड हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, होने पे तो हो जाएगा लेकिन ये मेथड लेंदी है काफ़ी। ठीक है, तो इसको जो है फिर हम किस शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। इसमें क्या शॉर्टकट मेथड हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है इसमें, है ना, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये पूछ रहा है आपसे, बीटा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस और गामा माइनस बीटा, यही तो पूछ रहा है आपसे, ये चीज़ निकालनी है। तो यहाँ से ये रिलेशन आपको दे रखा है, ये रिलेशन निकल के हमारा 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बीटा हमने निकाल दिया, जब बीटा हमने निकाल दिया, आई थिंक दिस इज टू लेंथी मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी, क्वेश्चन को देखते हैं अभी। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इनका प्रोडक्ट भी तो दे रखा है अल्फा बीटा गामा, देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी, आई थिंक कैलकुलेशन प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें तो। चलो ठीक है, इसको देखते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर। इसको हटाइए, इसको रब कर देते हैं, फिर इसको देखते हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, कुछ माइनस प्लस की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं निकल पा रही है। तो इसको जो भी करेक्ट फॉर्म होगी मैं इसको एक नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, या तो इसको या फिर नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो इसमें आई थिंक कुछ साइन की प्रॉब्लम जो है ना मुझे दिख रही है इसके अंदर, जो मॉड्यूल है हमारा उसमें ये मिसप्रिंट हो रहा है, आई थिंक इधर प्लस है या माइनस है, आई डोंट नो। तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स रूट हो रहा है इसका। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर।
यस, क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के बेस भी क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP is 49। क्या दे रखा है? फर्स्ट 7 टर्म का सम दे रखा है AP एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। क्या दे रखा है इसमें? द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP 49 दे रखा है और 17 टर्म का सम कितना दे रखा है? 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फुल स्टॉप, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, n टर्म्स। इसमें तो एनसीईआरटी में भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एपी के अंदर, आप इसमें से कर सकते हो आसानी से, इसमें से यूज करके कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में लिख देता हूं। ऑप्शन है हमारा n3, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 238 एंड ऑप्शन डी n²। आपको याद हो तो इसका आंसर एनसीईआरटी में क्या था? इसमें क्या कहना है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 दे रखा है आपको, इज इक्वल टू कितना? 49। और दूसरा क्या दे रखा है? 17 टर्म्स, यानी कि S17, ये कितना दे रखा है? 289। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि आंसर जो आएगा वो n के टर्म में आएगा। तो ये सी तो ऑप्शन होने से रहा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? S7 इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स 2 इंटू 7 प्लस, सॉरी 2a है, ये 2a है, ओके। तो इक्वेशन में a और d तो चाहिए होगा ना हमें, तो ये 2a हो जाएगा। 7 - 1 इंटू डी, इन टर्म्स ऑफ a और d निकल कर आएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो ये कितना, S7 कितना है हमारा? 49 इंटू 2/7, इसको उठा के इधर ले गए, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 7 49, तो कितना आएगा? 14, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इंप्लाइज दैट 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये तो आ जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आप इस वाले के हेल्प से निकालोगे, 17 टर्म की हेल्प से निकलेगी। तो S17 क्या हो जाएगा? S17 इज इक्वल टू 17/2 टाइम्स 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी। तो ये इसके साथ जो S17 कितना, 289 दे रखा था, 289, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। 17 से ये तो कितना हो जाएगा? 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये आ जाएगी इक्वेशन 2 और ये आ जाएगी इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकल जाएगी। ये कितना था? 7, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू 2 आ गई निकल के। तो a कितना आएगा? यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब आपके पास a आ गया और d आ गया तो आपको क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a, यानी कि a कितना है हमारा? a आया 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू डी कितना आया हमारा? 2। तो ये कितना आएगा? n/2 टाइम्स 2 प्लस 2n - 2, 2 से 2 गया, दिस इज इक्वल टू n²। तो ये इसका आंसर हो जाएगा n²। डी इज द आंसर, ओके। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसमें दे रखा था, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, ये एपी का नहीं है लेकिन ये सीरीज का है, रीजनिंग कह सकते हो इसको, थोड़ा सा सीरीज है, ये अरिथमेटिक है। 1/4 n+2 n+3, ये कंडीशन दे रखी है आपको, कह रहा है फॉर n = 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, नेचुरल फॉर n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है, देन 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस ... 1/T2003, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या होगी वैल्यू, ऑप्शन देख लेते हैं। 4006/3006, ऑप्शन बी 4003/3007, ऑप्शन सी 4006/3008 एंड ऑप्शन डी 4006/3009। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इसमें पूछा क्या गया, इसमें एक्चुअल में पूछा गया है, देखो Tn नहीं पूछा गया, इसने 1/T1 पूछा है, तरह 1/T1, 1/T2, 1/3। तो भैया जब ये 1/T पूछ रहा है तो हमारा भी तो हक ये बनता है कि इसको 1/Tn करे पहले, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाई दैट 1/Tn = 4/n+2 n+3। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि जब देखो Tn था तो ये 1/4 टाइम्स n+2 n+3 हो गया, जब इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या है 4/n+2 n+3। तो मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो इस तरह से आपको सीरीज बनाने में 1 रखोगे, यही बनता रहेगा, परेशान हो जाओगे। 1 रखोगे इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा 4/3 × 4, जब 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 × 5, जब 5 रखोगे तो होगा 5 × 6, इस तरह से चलता रहेगा ना। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए पहले इसको एक जनरल टर्म में बनाइए। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 तो आप बाहर ले ही लो, उसको छुओ ही मत। तो ये क्या हो जाएगा 1/n+2 माइनस 1/n+3। क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बस यहां पर आप वैल्यूज पुट करके देखते रहो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4, क्या पूछा है इसने, T1, T2, T3, तो ये क्या होगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस, अब जब 2 रखोगे वैल्यू इसकी, ये एक एक्सप्रेशन है, देखो एक बार वैल्यू n की रखेंगे इस पूरे के अंदर, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे इस पूरे के अंदर, तो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा प्लस 1/4 और माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ओके, इस तरह से चलता रहेगा। कहां तक चलाना है इसको, अप टू प्लस 1/2003, तो कितना हो जाएगा 2005 माइनस ये कितना हो जाएगा 2006। ये हमारी कहानी है। तो यहां से एक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, क्या, ये जो माइनस वाले टर्म्स हैं ये सब कैंसिल हो रहे हैं। कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। कैसे, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो हमारा बच क्या रहा है, हमारे पास बचेगा क्या, ये बताओ पहले। ये जो इसका वाला टर्म होगा तो इसका प्लस इसके माइनस से, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ नहीं बनता चढ़ रहा आगे। तो हमारा एक तो ये एक्सप्रेशन बच जाएगा पूरा, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे, और एक ये बच जाएगा। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 4 टाइम्स 1/3 माइनस
1/2006 आएगा या नहीं आएगा? ओके, तो इसको ध्यान से देखो, ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2006 माइनस 3 अपॉन एलसीएम कितना होगा? 3 6 18 18 0 3 2 6, ये आएगा ना? ओके, तो माइनस करके कितना आएगा ये? इसको हटा देते हैं, खिचड़ी बन गई बहुत ज़्यादा। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये कितना होगा? 2003 अपॉन 6018, इसको भी कैंसिल करते हैं। 2 3, ये कितना आएगा? 0 0 9, है ना? तो कितना आया आंसर इसका? दिस इज इक्वल टू 4006 अपॉन 3009। तो ऑप्शन क्या है इसका? डी। एक बार चेक कर लो इसको अच्छे से, किया क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर हो गया, लेकिन थोड़ा टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। टफ लग रहा होगा आप लोगों को, आई नो, लेकिन इतना टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा था Tn इक्वल टू 1/4 टाइम्स n+2 एंड n+3। मैंने क्या, हमें निकालना क्या था? 1/T1 प्लस 1/T2 अप टू 1/T 2003 तक निकालना था हमें। तो हमने किया क्या? क्योंकि 1/T निकालना था तो हमने 1/Tn के टर्म में इसको ब्रेक कर लिया, तो ये आ जाएगा 4/n+2 एंड n+3। ठीक है, तो जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3 माइनस 1/4, इतना आएगा। फिर जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो इतना आ जाएगा। एक टाइम में दो, यानी कि एक नंबर पुट करने पे ये 2 नंबर दे रहा है, 2 नंबर दे रहा है। तो ये इस तरह से सीरीज बन जाएगी। तो सीरीज दिख रही है आपको कैंसिल होते हुए सब, तो कौन सा? ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं होगा ना आगे, क्योंकि यहीं तक खत्म हो गई बात। इसका कोई पेयर नहीं बना, पहले का और लास्ट वाले का पेयर नहीं बना। तो जब इसको हमने सॉल्व करा तो सॉल्व होकर ही आ गया, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो अगला सवाल। बाकी क्वेश्चन इसके अंदर सिंपल है, आप लोग कैपेबल हो कर पाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और रूट्स का दे रखा था इसके अंदर। ये है क्वेश्चन है हमारा कि द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, द साइड्स of a right angle triangle the sides of a right angle triangle are in AP। साइड्स क्या है में? AP में। द रेशियो ऑफ द साइड इज, द रेशियो of the sides is option A 1:2:3, option B 2:3:4, option C 3:4:5, option D 5:8:3। देखो बेटा एक बात सुनो, इसके अंदर ये जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो हमारा रेशियो है ना, ये भी तुम्हारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होना चाहिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट वो होता है जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। जैसे कि ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसमें किसी में भी पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा। इसमें ऐसा नहीं है कि 3 का स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर हो, नहीं होगा। 4 का स्क्वायर ऐसा नहीं है कि 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर हो, नहीं। तो ट्रिपलेट कौन सा रेशियो बन रहा है? सिर्फ ये रेशियो बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट भी देखना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है नहीं बन रहा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा। हाँ, एक क्वेश्चन और,
ये कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट भी है और क्वेश्चन भी है। तो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। कंपटीशन के हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term. Find m plus nth term. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन डी 2। देखो मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा नहीं, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। अगर मैं सॉल्व कराऊंगा इस हेल्थी काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से मुझे बताना जरूरी है। तो बेटा जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि m टाइम द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब कह रहे हो सर ये तो वही वाली बात हो गई जो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे 5 टाइम द 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म, तो 8 प्लस 5 यानी कि 13 टर्म क्या होगी, 0। इसी तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है 7 टाइम द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 9 टाइम द 9th टर्म, यानी कि 9 प्लस 7 16 टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी आपको करना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो वही कंडीशन ये है कि m टाइम द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, कंपटीशन में सॉल्व करना नहीं बताना हमें, ठीक है। ये कंडीशन देते आपको 9 टाइम द 9th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम द 5th टर्म, तो कौन सी टर्म 0 होगी जल्दी बताओ मुझे, 14 टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने का तरीका। अब यही क्वेश्चन कह दिया 10 टाइम द 10th टर्म इज इक्वल टू 50 टाइम्स द 50th टर्म। अब कौन सी टर्म 0 होगी जल्दी बताओ, 50 प्लस 10 यानी कि 60 टर्म 0 हो जाएगी। तो ये एक मूल मंत्र है भैया, ये एक मूल मंत्र है जो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखे तो आंसर क्या होना है, 0 होना है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन सॉल्व करना एक अपने आप में एक लेंदी मेथड है इसका, ठीक है। तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मुझे कॉन्सेप्ट देना था। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सम का फॉर्मूला और एक nth टर्म का फॉर्मूला, इसलिए अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम बुक से करवा देते हैं आपको। प्रोग्रेशन 413 इसमें है कुछ क्वेश्चंस, सर ने जीपी पढ़ा दिया और बताया नहीं कुछ भी है। देखो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। सी, हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इफ k minus 2 कॉमा 2k plus 1 कॉमा एंड 6k plus 3 6k plus 3, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखना। मैं इसको इस क्वेश्चन को दोनों कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा, मैं इसको एपी से भी बताऊंगा और जीपी से भी बताऊंगा। कि मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि अगर कोई भी 3 नंबर ए बी और सी ये अगर एपी में दे रखे होते हैं तो क्या कंडीशन होती थी, 2b इक्वल टू a प्लस सी वाली कंडीशन होती थी। तो वही कंडीशन है कि ये k माइनस 2 एंड 2k प्लस 1 एंड 6k प्लस 3 ये हमें एपी में दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
पहले तो ये एपी में दे रखा है, अभी मैं एपी की बात कर रहा हूँ। आप पहले एपी से सॉल्व करेंगे, फिर इसको जीपी में करेंगे सॉल्व। पहले हम एपी से सॉल्व करते हैं, फिर जीपी से सॉल्व करेंगे। तो अगर 3 नंबर हमें एपी में दे रखे हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, और 3 नंबर अगर हमें जीपी में दे रखे हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम एपी वाला सॉल्व करते हैं। एपी की कंडीशन क्या थी कि 2b = a + c, यही तो कंडीशन थी एपी की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 2k + 1 = k - 2 + 6k + 3। तो आपको k की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है। तो 4k + 2 = 7k + 1। इसको इधर ले जाओ, implies that 7k - 4k = 2 - 1। तो 3k = 1, और k की वैल्यू कितनी आई, 1/3। तो एपी में होने की क्या कंडीशन है, एपी में होने की कंडीशन ये होती है कि 2b = a + c होगा। और जब आपने इस रिलेशन को आप यहाँ पे रखा तो यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाल दी। तो ये तो कंडीशन यही एपी की। अब मैं बोल रहा हूँ जीपी में, इसकी बात कर रहे हैं। तो जीपी की कंडीशन क्या थी, याद करो कि b² = ac। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2k + 1 का स्क्वायर = a कितना है, k - 2, c कितना है, 6k + 3। ओके, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको खोलो, ओपन करो, 4k² + 1 और + 4k = इसे मल्टीप्लाई करो, 6k² + 3k - 12k -6। ओके, तो यहाँ से भी शायद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो। देखते हैं इसको क्या होगा। 2k + 1 b² = ac, ये तो फॉर्मूला होता है कि b² = a × c। इसे मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा हमारा -12, 3k - 12 कितना होगा, -9k, 4k² + 1 + 4k = what, 6k² - 9k -6। ओके, इसको और इधर ले लो, सबका क्वांटिटीज को। तो ये क्या हो जाएगा, 2k², ये कितना हो जाएगा, -13k, और ये कितना हो जाएगा, -6 तो ऑलरेडी था। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, चेक कर ले क्या। 2k + 1, 6k + 3 एंड k - 2 आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो जीपी कंडीशन क्या थी, b² = ac, b², ये वाला टर्म 2k + 1 = a × c। ओके, a² b 4k² + 1 + 4k = से मल्टीप्लाई करा, 6k² + 3k -12k और -6, बिल्कुल ठीक। 4k² ये तो है, दैट इज 6k² -9k और -6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2k², ये इधर आके क्या हो जाएगा, -13k, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, -6 तो ऑलरेडी था, ये हो जाएगा -7 = 0। ओके, ये हो जाएगा -7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा इक्वेशन है, 2k² - 14k + k -7 दिस इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2k कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, k - 7 + 1 कॉमन ले लीजिए, k - 7 0। तो k की 2 वैल्यू आएंगी, क्या आएगा, या तो k आएगा हमारा -1/2 और यह k आएगा हमारा = 7। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपने। यस, हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमारा 7 ऑप्शन में है, लेकिन -1/2 ऑप्शन में नहीं है। तो जो ऑप्शन होगा हमारे उस हिसाब से हमें आंसर लगाना होगा, दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, k = 7। तो ये कंडीशन देखो, मैंने दोनों को बताई। अगर एपी में दे रखा है तो कैसे करेंगे, और अगर जीपी में दे रखा है तो कैसे करेंगे। तो ये दोनों तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से।
देखो क्वेश्चन एक बार सिंपल सा है, जीपी का क्वेश्चन है ये। इफ nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 raised to the power n, ये दे रखा है, देन इट्स सिक्स्थ टर्म, देन इट्स सिक्स्थ टर्म क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए 2 raised to the power 6, ऑप्शन बी 2 raised to the power 5, ऑप्शन सी 2 raised to the power 6 upon 6 एंड ऑप्शन डी 2 raised to the power 6 into 6। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जब आप एपी करते थे तो एपी में आपको अगर nth टर्म को एज अ फंक्शन ऑफ n दे दिया तो आप क्या पुट करते थे? यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करते थे n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 + 1 2 यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई, n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो सेकंड टर्म आ गई, n की वैल्यू 3 पुट कर दी तो थर्ड टर्म आ गई, एंड सो ऑन। यही तो करते थे। तो वही जनरल टर्म जो है जीपी की, यहाँ पर ये 2 की पावर n दे रखी है, यानी कि यहाँ पर जीपी की जो टर्म है ये 2 की पावर n दे रखी है ना। तो जब 1 पुट कर दोगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 2 पुट कर दोगे तो सेकंड टर्म हो जाएगी, 3 पुट कर दोगे तो थर्ड टर्म हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया 6 टर्म। तो 6 टर्म क्या होगी? ये हो जाएगी हमारी 2 raised to the power 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल। जैसे एपी में होता है हमारा nth टर्म दे दी, ऐसे जीपी में nth टर्म दे दी इन्होंने, और इसको हमने क्या किया? n की जगह वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि 6 टर्म पूछी है तो 6 की जगह n की जगह 6 पुट कर दिया। 2 पूछता तो 2 पुट कर देते, 3 पूछता तो 3 पुट कर देते। तो ये तरीका है ऐसे करने का, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, तो करवा दिए फॉर्मूले मैंने। अच्छा, एक क्वेश्चन और था एपी का इसमें। जल्दी से क्वेश्चन है, जीपी का ही क्वेश्चन है। इफ ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन जीपी, ये जीपी में है, तो देन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए जी इज इक्वल टू ए बी, ऑप्शन बी जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ऑप्शन सी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ऑप्शन डी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर मैंने क्या कहा था, अगर ये सी दे दिया था ना, यहाँ पे ये जी हो गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये क्या कहलाता है आपको? ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्या है? ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड है, तो ये 20 का आंसर हो जाएगा, इसमें एक्सप्लेन भी नहीं करना। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो अब एपी से हम वो क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे उन्हें और सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर ये चैप्टर हमारा जो है वो हो जाएगा। ऐसा जिसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं इशू, 2 फॉर्मूले, सम ऑफ द n टर्म्स एंड द nth टर्म्स। और बहुत आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी अगर देखोगे ना तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे एनसीईआरटी रिलेटेड। तो एनसीईआरटी आप लोग कर आए हुए हो, और जितना पॉसिबल हुआ जो थोड़े से अलग क्वेश्चन हुए मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, अब वो क्वेश्चन मैं आपको और करवा के दिखा दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर हमारे फॉर्मूले, जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो सी और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो मैंने वैसे ही करा दिया था आपको, जो आ ही चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा 2017 एंड 18 में, रिसेंट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स of the AP हमें दे रखी है 24, 21, 18
डॉट 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 मस्ट बी टेकिन so that their sum is 78। ओके, तो हमें एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है और सम दे रखा है। तो इसमें एक्चुअल में फाइंड क्या कर रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब क्या पूछ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। पूछ रहा है हमसे n, तो ऑप्शन लिख देता हूं इसका 4, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 4 and 13 बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है इसमें 24। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना -3। तो क्या निकालना है आपको, n निकालना है। तो सम का फॉर्मूला आपको मालूम है एस एन, यानी कि एस n दे रखा है n/2 टाइम्स 2a यानी कि 2 × 24 प्लस n-1 इंटू डी कितना -3। ये फॉर्मूला आ जाएगा। Sn कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है ये 78। तो 78 इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 48 प्लस -3n प्लस 3, ये आ जाएगा। ओके, तो 78 इज इक्वल टू n/2 टाइम्स कितना आएगा ये 48 प्लस 3 51 -3n। ओके, तो ये कितना होगा हमारा 78 टू द 156 इज इक्वल टू 51n -3n स्क्वायर, और इसको ले लो, इम्प्लाइज दैट 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो 3 भी आपके कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए जगह n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस कितना आएगा जल्दी बताओ, 13 4 द 52 होता है ना, 4n माइनस 13n प्लस 52 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से n क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे n-4, यहाँ से -13 कॉमन ले लेंगे n-4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि इतना आसान क्वेश्चन इन्होंने दे कैसे दिया। अब इसमें देखो ये केस फंस गया यहाँ पर आके, क्या n की दो वैल्यू आ रही हैं 13 और 4, क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी, क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी, जल्दी से बताइए मुझे। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है 24, सेकंड टर्म कितना है 21, थर्ड टर्म कितना है 18। तो अगर हम आपसे बात करें कि थर्ड टर्म क्या होगा, है ना, फोर्थ टर्म क्या होगा, A4 होगा ना, फोर्थ टर्म A4 होना चाहिए ना। तो A4 कितना होगा, A प्लस 3 इंटू -3 कितना आ रहा है, आ तो 18 रहा है। ठीक है, A4 कितना आ रहा है 18 आ रहा है ना, 78 तो नहीं आ रहा ना। देखो मैंने आपके सामने A4 निकल के देखा, A4 कितना आ रहा है, A4 निकल कर आ रहा है हमारा 18, A प्लस n-1 इंटू डी यानी A प्लस 3D, ये तुम्हारा क्या निकल कर आएगा फोर्थ टर्म। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्चुअल में सम की बात कर रहा है, सम 78। अब S4 निकाल के देखो जरा, S4 कितना आ रहा है 4/2 टाइम्स 2a, कितना था हमारा 24 प्लस ये कितना आएगा 3, डी कितना था हमारा, डी था हमारा -3। ठीक है, 2 इंटू 48 और -9 यही तो आएगा। तो ये कितना आना चाहिए 2 इंटू 39। यार ये भी 78 आ रहा है, ये भी 78 आ रहा है। देखो मैं वेरीफाई करके देख रहा हूँ, S4 कितना आ रहा है 78 आ रहा है। अब दूसरी टर्म क्या 13, S13 निकाल के देखें,
S13 आ रहा है 13/2 टाइम्स 2a कितना है हमारा 24 यानी कि 48 हो जाएगा, प्लस 12 और d कितना आएगा -3, तो ये कितना आ रहा है 13/2 टाइम्स 48 - 36, ये कितना आ रहा है 48 - 36 आएगा 12, तो ये कितना आ रहा है देखिए 48 - 36 कितना आएगा 12, यानी 13 6 78। यानी कि हमने क्या चेक करके देखा, वेरीफाई करके देखा ना, हमें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी था। वेरीफाई करके देखा हमने कि 4th टर्म का सम भी 78 आ रहा है और 13 टर्म का सम भी 48 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर दोनों हो जाएंगे। कौन से, 4 and 13 बोथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी था, वरना जो है आप ऐसे नहीं लगा सकते कि 4 और 13, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर NCERT में क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है, जिसमें वुडन ब्लॉक्स रखे हुए थे, जिसमें n की कितनी वैल्यू आ रही थी, 2 वैल्यू आ रही थी, 16 और 25, आपको याद हो शायद। तो आप क्या करते थे, उसमें चेक करके देखते थे 16 रख के फिर 25 रख के, कि आखिरी वाला वुडन ब्लॉक जो है ना वो कितना होगा। तो आंसर तो दोनों आ रहे थे 16 and 25, लेकिन हमने चेक किया था, वहाँ पे नहीं किया था। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हमें चेक करना ज़रूरी है कि क्या दोनों में सम आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 and 13। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं आपको करवाना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन सी, जब लॉग पढ़ा दिया तो क्वेश्चन तो करवाना पड़ेगा। 2016 और 17 का आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है इफ log base 10 of 2 कॉमा log base 10 of 2 raised to the power x - 1। क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, लॉग मैंने करवा दिया, तो फिर मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग समझदार हो। तो log base 10 2 raised to the power x + 3, ठीक है। लॉग पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, उसी का थोड़ा सा यूज होना है उसमें। आर 3 consecutive terms of AP, are 3 consecutive terms of an AP। AP की consecutive terms है, तो आपको क्या करना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन लिख लेते हैं। x = 0, x = 1, x = log base 2 of 5, x = log base 10 of 2। तो इसको जब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली चीज, कंडीशन क्या होती थी लॉग की, कंडीशन क्या हुआ करती थी, कंडीशन होती थी इसकी कि ये देखो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एपी के, अगर ये बी है और अगर ये ए है, अगर वो सी है, कंडीशन क्या होती थी, फॉर एपी 2b = व्हाट, a + c, ये कंडीशन होती थी, ठीक है। तो b हमें दे रखा है, तो 2 log base 10 2 raised to the power x - 1 = a + c, log base 10 of 2 प्लस c क्या हो जाएगा, log base 10 of 2 raised to the power x + 3। मैंने क्या कहा था, लॉग को हम जब तक कंपेयर नहीं करते जब तक हमारा दोनों तरफ लॉग ना हो जाए इक्वल। तो आप इसको सॉल्व करिए, ये क्या लगी हुई, पावर लगी हुई है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर में लग जाएगा। तो log base 10 2 raised to the power x - 1 हो स्क्वायर, कल प्रॉपर्टी करवाई थी, वही प्रॉपर्टी है, कौन सी, ये = log a raised to the power x,
यही वाली प्रॉपर्टी मैंने इसमें अप्लाई की है। ओके, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये बेस तो सेम रहेगा और ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टाइम्स 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3। ओके बेटा, तो c यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, तो जब दोनों तरफ लॉग एक जैसे हो जाते हैं, सेम बेस हो जाती है, तो ये जो इसकी ये क्वांटिटीज होती हैं ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप मैंने कहा ना आपसे काटेंगे नहीं, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसको आप कैसे लिखोगे, इम्प्लाइज करके, इम्प्लाइज दैट 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3। ये कंडीशन आएगी निकल के। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, देखिए इधर, तो ये क्या है हमारा, हम क्या करते हैं, इस 2 रेज़ टू द पावर x को a मान ले रहे हैं, स्मॉल a मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 3। ठीक है, जब सॉल्व कर लेंगे तब बता देंगे इसको क्या होगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 6। इसको इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a माइनस 5 इक्वल टू 0, टेकिंग a एज कॉमन, a माइनस 5 प्लस 1 इज कॉमन, a माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, a की माइनस 1 निकल कर आएगी और a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 5। a एक्चुअल में है क्या, a था हमारा 2 रेज़ टू द पावर x, क्या ये माइनस 1 के बराबर हो सकता है यार, कभी भी कुछ भी वैल्यू रख के देख लो आप x की, यहाँ पर ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो माइनस 1 तो हमारा आंसर होने से रहा। ठीक है, तो अब बात किसकी करते हैं, इसकी। ये क्या है हमारा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 5। अगर लॉग की डेफिनेशन लगा दो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग बेस 2 और 5, यही तो डेफिनेशन थी कल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, लॉग बेस 2 ऑफ 5। ओके, तो पहली चीज इसको मैं समराइज कर देता हूं जल्दी से। तो पहली चीज क्या हुआ इसके अंदर, लॉग की कंडीशन लगी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज लॉग की यूज करके इसको फाइनली सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल के दे दी, जो कि कितना आया निकल के, x इज इक्वल टू लॉग बेस 5 ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, दिमाग को हिला देने वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ भी चुका है, देख लो, ऐसा नहीं है कि 16-17 का ही क्वेश्चन है ये, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा खाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जो है ना टफ की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे दिया है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमारा एपी और जीपी दोनों लग गए। ठीक है, एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है हमारा, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी, इफ द pth टर्म of an AP is 1/Q and ये क्वेश्चन भी बता दूं कब आया, ये आया 2013 एंड 14 में। ओके, इफ द pth term of an AP is equal to 1/Q and qth term इज 1/P, ये दे रखा है, देन सम ऑफ PQ टर्म्स। अब P और Q में खो गए होगा आप लोग, ऑप्शन ए 1/3
पी क्यू -1, ऑप्शन बी 1/3 पी क्यू +1, ऑप्शन सी 1/2 पी क्यू +1, यहीं डी लिख देता हूँ 1/2 पी क्यू -1। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सम ऑफ पी क्यू टर्म बताना है जिसमें पी टर्म और क्यू टर्म दे रखी है। अब भैया पी टर्म से देखो कंफ्यूज मत हो, ये जो हमारी बात चल रही है ना बेटा, चाहे पी टर्म हो या क्यू टर्म हो, ये हमारी एक ही एपी की बात चल रही है। कोई अगर एक एपी हम ले रहे हैं तो एपी में कुछ नंबर पी नंबर आएगा, है ना, कोई नंबर क्यू आएगा, कोई आर आएगा, कुछ अपने पास से हम सपोज कर रहे हैं सिंपली। तो ये पी टर्म क्या है, ये एपी के रास्ते में कुछ पी नंबर है, वो पी टर्म हो गई। ये क्यू क्या है, ये कोई क्यू नंबर है, उसकी वैल्यू दे रखी है सिंपली। ठीक है, तो अगर पी टर्म की बात करेंगे तो एन की जगह पी -1 हो जाएगा, क्यू की बात करेंगे तो एन की जगह क्यू -1 हो जाएगा, गधे की बात करेंगे तो एन की जगह गधा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये देखते हैं पहले। गिवन क्या दे रखा है, गिवन है इसमें इज द पी टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी दे रखा है। एपी कितना दे रखा है, 1/q। एपी दे रखा है 1/q एंड क्यू टर्म, क्यू टर्म यानी कि ए क्यू, ये कितना दे रखा है 1/p। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो एपी के अंदर ये सम पूछने के लिए या कोई भी टर्म पूछने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो हमें ये दो इक्वेशन दे दी, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, उसके बाद देन इसको यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तब वैल्यू निकल कर आएगी। क्वेश्चन लेंथी है, छोटा नहीं है, आसान मत समझना इसको, क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो कोई बात नहीं, बड़ा है तो सॉल्व करना आना चाहिए, तरीका वही होता है। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू ए पी कितना दे रखा है, ये हो जाएगा ए प्लस पी -1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। ये आ जाएगा, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू -1 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 1/p, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p -q इंटू डी। देख लो जरा, इसमें से इसे माइनस करके देखो क्या होगा, p -1 -q -1, ये प्लस हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/q -1/p। आएगा ही नहीं आएगा, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, p -q इंटू डी इज इक्वल टू p -q/pq। ठीक है, ये कैंसिल, तो d कितना निकल कर आया हमारा, d इज इक्वल टू 1/pq। ये तो निकल कर आ गया हमारा d, कितना आया d निकल के 1/pq। तो जब d निकल कर आ गया तो a में क्या प्रॉब्लम है, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो c, हम पहली इक्वेशन को देख ले रहे हैं, पहले में ही कर देते हैं पुट वैल्यू। तो हमारा d कितना निकल कर आया 1/pq ना, तो a निकालना है ना हमें, तो a प्लस p -1 इंटू डी कितना था 1/pq, और ये कितना दे रखा था, किसके बराबर था, 1/q के बराबर था, 1/q के बराबर था। तो ये कितना होगा, देखो a प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ठीक, देख लो ये जाके कैंसिल हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, a भी कितना है हमारा 1/pq। तो a भी कितना निकल कर आएगा हमारा 1/pq, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1/pq। तो इसकी a और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों क्या है, सेम है। तो निकालना क्या था हमें, सम ऑफ pq टर्म, क्या निकालना था, ये निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा pq/2, n की टर्म n/2 हो जाएगा, pq की जगह pq/2 हो जाएगा।
2a कितना है 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी कितना था 1/pq। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू pq अपॉन 2/pq, ये मल्टीप्लाई करो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1/pq। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो 2/pq माइनस 1/pq कितना होगा, pq अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/pq, तो ये हो जाएगा 1/pq प्लस 1। ओके, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा सॉल्व करके, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा pq प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 तुम्हारा यहीं पर ही रहेगा, 1/2 है हमारे पास ऑप्शन में, 1/2 रहेगा, और ये pq कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका 1/2 टाइम्स pq प्लस 1, 1/2 टाइम्स pq प्लस 1। तो क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन था तो आसान ही, मुश्किल नहीं था, आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लोगे, लेकिन लेंदी था थोड़ा सा। तो आपको मेथड अगर आता है ना सॉल्व करने का, तो लेंदी भी मैटर नहीं करता, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये बात जो चल रही है हमारी, ये पी टर्म, क्यू टर्म, आर टर्म, ये सेम एपी की बात चल रही है ना, ये अलग अलग एपी की बात नहीं चल रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के से क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, जो हमारे आ चुके हैं वो ज़्यादातर इजी क्वेश्चन हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन टच करा रहा हूं जो क्वेश्चन जो हैं सही में टफ थे। तो सी द क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम हैं इसके अंदर, एक कुछ मैं करवा भी चुका हूं आप लोगों को। ओके, ये क्वेश्चन लिखिए आप, ये तो मैंने करा दिया आप। क्वेश्चन है सम ऑफ 2014-15 का क्वेश्चन है, सम ऑफ the nth term, sum of the n term of the series आपको क्या निकालना है, n टर्म निकालना है। सीरीज आपको दे रखी है √2, √8, √18, √32 डॉट 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 इफ सम ऑफ n टर्म क्या होगा, सीरीज आपको दे रखी है। सीरीज है इसकी आपके ऑप्शन ए n टाइम्स n प्लस 2 अपॉन √2, ऑप्शन बी √2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1, ऑप्शन सी n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन √2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस नॉट। ओके, तो सीरीज पहले पहचानो, एपी पहचानो है क्या एक्चुअल में। तो ये देखो कितना लिखा हुआ है,
फर्स्ट टर्म है √2, √8 को लिख सकते हो क्या 2√2, √18 को लिख सकते हो क्या 3√2, देन 4√2। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई √2, कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बोथ आर सेम। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बोथ आर सेम, किसके बराबर √2 के। तो सी क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म यानी आंसर जो है वो एन के टर्म में आएगा, n/2 टाइम्स 2a यानी कि 2a 2 इंटू √2 प्लस n-1 इंटू डी कितना डी भी √2 है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2√2 प्लस n√2 माइनस √2, ठीक। ये कितना हो जाएगा n/2 टाइम्स 2√2 माइनस √2 कितना आएगा √2 प्लस n√2, ओके। तो यहां से हम क्या करते हैं √2 कॉमन ले लेते हैं। तो √2 जब आप कॉमन ले लोगे n/2 क्या बचेगा 1 प्लस n, ऑप्शन से भी मैच कराना जरूरी है, थोड़ा सा ऑप्शन से भी मैच कराना जरूरी है, ठीक है 1 प्लस n, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 ही कैंसिल हो जाएगा, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो दिस इज इक्वल टू n अपॉन √2 1 प्लस n। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन √2। तो इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं एपी को। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, 2 फार्मूले के आधार पे पूरा चैप्टर था, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं, क्वेश्चन इसके अंदर 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है वो कभी बाहर से आए हुए हैं, लेकिन अब तक जितने भी एपी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो एनसीईआरटी के ज़्यादातर आए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कवर करेंगे। तो एपी का आप जितने भी क्वेश्चन हैं मॉड्यूल्स वगैरह आपके पास होंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिए, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।